चलिए अब कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने मुस्लिम लॉ में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने मुस्लिम लॉ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ डिस्कस किया था, जिसमें हमने मुस्लिम लॉ के जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसके बाद हमने सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़े। स्कूल में हमने सुन्नी लॉ और शिया, ये दोनों सेक्ट्स जो है हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी किन पर अप्लाई होती है। इसके बाद हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, मैरिज जिसको निकाह कहते हैं, और दूसरा डिस्कस किया मेहर यानी डावर। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका तलाक, और इसी के साथ जो है हमने कुछ मेंटेनेंस के रिगार्डिंग भी जो है बात की थी, जिसमें हमने सेक्शन 125 जो कि प्रेजेंट 144 है आपका, और इसमें जो है शाहबानो का केस हमने डिस्कस किया था। आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके, जिसमें हम पढ़ेंगे विल, गिफ्ट एंड वक्फ। इन तीनों को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्री एम्प्शन, जिसको उर्दू में हक शुफा कहते हैं, हक शुफा, ये क्या होता है, किस तरीके से इसकी डिमांड की जाती है, इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक्नॉलेजमेंट एंड गार्डियनशिप, और आपका मुस्लिम लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें आपका। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका ट्रांसफर से कनेक्टेड, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे आप वसीयत, इन इंग्लिश वी से विल। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें गिफ्ट, सेकंड पॉइंट होगा आपका, इसको उर्दू में कहते हैं हिबा। एंड द लास्ट यानी थर्ड वक्फ। यानी तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें होगा वसीयत, गिफ्ट एंड लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं वक्फ के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर क्या कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब हम मुस्लिम लॉ के अंदर पढ़ते हैं तो वो कहता है कि जब एक प्रॉपर्टी किसी मुस्लिम के पास आती है तो वो अपनी उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है, यानी उसके पास उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनरशिप है। और प्लस बात यह है मुस्लिम लॉ के अंदर कि यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं किया गया है। मुस्लिम लॉ में यह माना जाता है कि एज सुन एज आपके पास कोई प्रॉपर्टी आती है, चाहे वो किसी भी मेथड से आई हो, चाहे एंसेस्टर से आई हो, सेल्फ एक्वायर्ड हो, या हमें किसी ने गिफ्ट दी हो, तो हम उसके कंप्लीट यानी एब्सोल्यूट ओनर बन जाते हैं। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे डिस्पोज ऑफ करें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि हिंदू लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का पास उनका राइट नहीं होता, यानी उनके बच्चों का राइट होता है। लेकिन इन मुस्लिम लॉ इट इज डिफरेंट। तो ये जो हिबा है, वक्फ है और वसीयत है, इन सारी चीजों से हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हम एक मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और जो कुरान में सक्सेशन के रिगार्डिंग यानी इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग जो जो पोर्शन और शेयर फिक्स किया गया है, उस शेयर को जो है एक तरह से सेफ रखा जा सके, इन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इन तीनों के जनरल मीनिंग क्या है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अ जनरल कॉन्सेप्ट कि ये सारी चीजें क्या हैं। सबसे पहले वसीयत, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वसीयत यानी विल, यानी जब कोई पर्सन अपनी डेथ से पहले अपनी प्रॉपर्टी को किसी को विल में लिख के चला जाता है कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इनकी होगी, तो उसको हम कहते हैं विल। तो विल का कॉन्सेप्ट जो है हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर वो ये है कि हम इसको जो है टेस्टामेंट्री को एडजस्ट किया ताकि इनहेरिटेंस के रूल जो हैं रिजिड हैं, यानी इसको आसान कर दिया कि कोई पर्सन विल बना के आसानी से उस पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है जिसने उसकी हेल्प की हो। तो इसका जो इफेक्टिव टाइम है वो अपॉन डेथ होता है, यानी विल जो है, विल बनने से पहले अगर पर्सन जीवित है तो वो उसे कभी भी चेंज कर सकता है, लेकिन जैसे ही पर्सन की डेथ होती है तो अब विल जो है एग्जीक्यूट होगी। और इसके अंदर जो है कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं, जिन लिमिटेशंस को हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम लॉ के अंदर कोई पर्सन अपनी कंप्लीट प्रॉपर्टी को, अगर उसके पास 100% प्रॉपर्टी है तो वो 100% प्रॉपर्टी को वसीयत नहीं कर सकता। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका सिंपल होगा गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है, जब कोई पर्सन ग्रेट्यूटस यानी फ्री, बिना किसी लाभ के किसी पर्सन को प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो उसको ट्रांसफर कर देता है। यह इफेक्टिव होता है जैसे ही किसी पर्सन को डिलीवरी कर दी जाती है।
यहां पर हम देखते हैं यहां पर डेथ पे होता है और यहां पर इमीडिएट होता है। इसके साथ वक्फ होता है। वक्फ का मतलब होता है सिंपल, जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या चैरिटेबल बेनिफिट के लिए ट्रांसफर कर देता है ताकि उसे गरीबों को या रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो पूरे हो सके, तो इसको हम कहते हैं वक्फ। एक तरह से वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है इट इज रिलेटेड टू ट्रस्ट। जैसे नॉन मुस्लिम्स में या पूरे इंडियन लॉ में ट्रस्ट लॉ चलता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर देते हैं जिससे किसी को बेनिफिट मिल सके, उसी तरह से मुस्लिम्स के अंदर जो है वक्फ का कॉन्सेप्ट होता है और ये अभी भी शरीयत से गवर्न होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये सारी चीजें जो है अभी तक भी मुस्लिम शरीयत लॉ के द्वारा गवर्न होती हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं वसीयत के बारे में। वसीयत का मीनिंग तो आपका क्लियर हो गया होगा कि वसीयत सिंपली क्या कहती है। वसीयत एक लीगल डिक्लेरेशन है जो पर्सन की इंटेंशन को क्लैरिफाई करती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी डेथ के बाद कि किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, ये उसको हम कहते हैं वसीयत। यानी ये एक टेस्टमनी बनाकर मरता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद किसको जानी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं वसीयत। तो लीगल पर्पस क्या है इसका, सिंपल कि हम जो है अपने जीते जी किसी पर्सन को जो है दे सकें। अब विल को गवर्न करने का मकसद यह है कि जो एयर्स हैं यानी जो वारिस हैं उन वारिसों का भी जो है हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुरानिक शेयर्स दिए गए हैं इनहेरिटेंस में, कुरान के अंदर हर किसी का एक शेयर इस्टेब्लिश किया गया है कि मदर को कितना मिलेगा, फादर को कितना मिलेगा, बेटा बेटी को कितना मिलेगा, वाइफ को कितना मिलेगा, बहनों को और भाइयों को कितना शेयर मिलेगा किसी की डेथ के बाद। तो इन सभी को प्रोटेक्ट करना है हमें। तो इसका जो गवर्निंग लॉ है अगर हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमें देखने के लिए मिलता है कि वहां पर गिफ्ट वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। तो वो क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सप्रेसली कहता है कि चैप्टर 2 के जो प्रोविजन है यानी जो रिलेटिंग टू गिफ्ट वगैरह हैं वो सब मुस्लिम लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो वसीयत का मीनिंग सिंपल हो गया कि वसीयत सिंपल ये कहना चाहती है कि कोई पर्सन अपने लाइफ स्पेन में अपनी प्रॉपर्टी को जो है किसी पर्सन को ट्रांसफर करके जो है मर गया कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इसे मिलनी चाहिए, जो कि अलग है उसकी डेथ के बाद जो नेचुरली उसकी प्रॉपर्टी किसी को जाएगी। तो इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट रूल आप देखना 1/3 लो, यानी अगर किसी के पास 100% प्रॉपर्टी है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को वसीयत में नहीं दे सकता, विल नहीं कर सकता। उसका रूल सिंपल है। क्या है रूल कि टेस्टेटर जो है, टेस्टेटर वो पर्सन होता है जो विल को बनाता है, उसको कहते हैं हम टेस्टेटर। तो टेस्टेटर जो है 1/3 प्रॉपर्टी को बिना किसी की कंसेंट के आसानी से किसी के लिए विल कर सकता है, यानी यहां पर जो एयर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन 2/3 यानी बाकी जो बची हुई प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 900 गज जमीन है तो 900 गज में से 300 गज जमीन को ये आसानी से विल में दे सकता है, लेकिन बाकी जो 600 गज जमीन बचेगी अब यानी 2/3, इसको हम कहेंगे 2/3 जमीन, इस पर जो है एयर्स का राइट होगा। यानी अगर कोई पर्सन अपनी विल में 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी को वसीयत में देता है तो जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसके लिए जो है एयर्स की कंसेंट जरूरी होगी। यानी अगर वारिस चाहते हैं कि प्रॉपर्टी वसीयत में जाए तो चली जाएगी, वरना 2/3 इनके लिए रिजर्व रखा गया है। यह मुस्लिम लॉ के अंदर आता है। इसके साथ जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि एक होते हैं स्ट्रेंजर, एक होते हैं एयर। यानी अगर कोई पर्सन किसी के लिए विल बनाता है तो वो दो लोगों के लिए बना सकता है, या तो वो स्ट्रेंजर हो सकते हैं यानी जो उसके परिवार के सदस्य नहीं है, या फिर उसके सदस्य हो सकते हैं परिवार के। तो अगर किसी स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी दी गई है तो वैलिड अप टू 1/3, तो 1/3 तक वैलिड है, 1/3 से ऊपर होगी तो वहां पर एयर्स की जो है कंसेंट रिक्वायर की जाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन, देखो बिक्वेस्ट का मतलब भी विल ही होता है, तो बिक्वेस्ट वर्ड आ जाए, वसीयत आ जाए या फिर विल आ जाए, इन सभी का मीनिंग सेम होगा। यहां बिक्वेस्ट जो है किसको की जा रही है, लीगल एयर को। यानी अगर मरने वाला ने वसीयत बनाई है अपने ही बेटों के लिए, बेटियों के लिए या किसी के लिए जो कि उसके वारिस हैं, तो सुन्नी लो ये कहता है कि अगर बिक्वेस्ट की जाती है एग्जिस्टिंग एयर को तो वो एंटायरली इनवैलिड है, अनलेस ऑल अदर कंसेंट आफ्टर द टेस्टेटर, जब तक कि टेस्टेटर की डेथ के बाद कंसेंट ना दे दी जाए। लेकिन शिया लॉ के अंदर सिंपल ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन विल बनाता है तो वो वैलिड है अप टू 1/3 विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर एयर, लेकिन कंसेंट फॉर एक्सेट्स कैन बी गिवन बिफोर। तो सुन्नी लॉ में क्या हुआ, सुन्नी लॉ में सिंपल कहा कि अगर 1% भी वसीयत की जाती है एयर को तो वहां पर कंसेंट जरूरी है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर प्रॉपर्टी
वसीयत में दी जाती है वारिसों को ही, तो अगर 1% भी वसीयत कर रहे हैं देन सुन्नी लॉ में कहते हैं कि वो इनवैलिड है जब तक सारे एयर्स की कंसेंट ना हो जाए, यानी सभी जो उसके वारिस हैं अगर सहमत ना हो जाएं। लेकिन सुन्नी लॉ सिंपल कहता है कि 1/3 तो बिना एयर की कंसेंट के साथ कर सकते हैं, यानी सिंपल स्ट्रेंजर की तरह, और अगर इससे ज्यादा करते हैं तो वहां पर कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। सो ये था आपका वसीयत। तो वसीयत बिल्कुल क्लियर है, सिंपल कहता है वो कि वसीयत यानी कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले, अपने मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी ये लिख सकता है, बट स्ट्रिक्ट रूल है 1/3 का जिसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका गिफ्ट, जिसको उर्दू में हिबा हिबा कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब है कि कोई पर्सन जो है अपनी इच्छा से किसी को बिना किसी एग्जिस्टिंग, अब ये जो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए एग्जिस्टिंग, कोई पर्सन अपनी मर्जी से, यानी यहां पर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कोई भी ऐसी चीज जो इस ट्रांजैक्शन को इनवैलिड कर दे वो नहीं होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए इसकी, और प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग हो, यानी फ्यूचर प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है इन मुस्लिम लॉ इज वॉइड, फ्यूचर का जो होगा वॉइड हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है मेड इमीडिएटली, यानी तुरंत उसको ट्रांसफर करे वो विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो बिना किसी कंसिडरेशन, बिना किसी पैसे के, बिना किसी बेनिफिट के दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको यह देखना होगा जनरल लॉ में और जो हिबा है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका डिफरेंस आपको समझ में आएगा गिफ्ट के एलिमेंट से। तो गिफ्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, आप सिंपल याद कर सकते हैं, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी, DAD। तो डिक्लेरेशन क्या कहती है कि सबसे पहले इजाब करना होगा, इजाब का मतलब प्रपोजल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इजाब का मीनिंग, निकाह के अंदर एलिमेंट ऑफ निकाह था वो। तो इजाब यानी प्रपोजल देगा कोई पर्सन, और देने वाले को हम कहते हैं डोनर, यानी वो जो है अनइक्विवोकल, यानी बिना किसी जबरदस्ती फ्री कंसेंट के अपनी प्रॉपर्टी को जो एग्जिस्टिंग है उसको देने का प्रपोज करेगा कि मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूं। अब जिसको इसने गिफ्ट दिया है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, यानी ए, जिसको कबूल कहते हैं वो कह देगा हाँ मुझे कबूल है, या वो उस चीज को अपने पास रख लेता है। एंड द थर्ड इज डिलीवरी ऑफ पोजीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज जो है डिफरेंशिएट करती है कि ये मुस्लिम लॉ 600 साल पुराना, मतलब 600 AD से शुरू हुआ, यानी 1400 साल पुराना है, और सेक्शन 122 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसके अंदर गिफ्ट की डेफिनेशन दी गई है। तो वहां पर सेक्शन जब हम 3 पढ़ते हैं, 3 और सेक्शन 2 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर यह दिया गया है कि कोई भी अगर गिफ्ट किया जाता है इन मुस्लिम्स तो उस गिफ्ट पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि 8082 का कानून है। तो इसमें क्या है, सिंपली ये कहता है कि यहां पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिम लॉ में रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और सिर्फ किसी बात को कह देना काफी नहीं होगा जब तक डिलीवरी ऑफ पोजीशन यानी कब्जा ना दिया गया हो। यानी गिफ्ट तब कंप्लीट होता है जब कब्जा दे दिया जाता है। अब जो कब्जा है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो एक्चुअल डिलीवरी होगी, यानी कोई पर्सन किसी को अपने हाथ में हैंडओवर कर देता है। अब किस चीज को हैंडओवर कर सकते हैं, जैसे कोई भी टेंजिबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी हमने जो है उसको ट्रांसफर कर दी। अब एक बात ध्यान रखना आपके, जो गिफ्ट है वो यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी का भी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, दोनों तरह की प्रॉपर्टी का जो है गिफ्ट यहां पर दिया गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये अप्लाई होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, यानी प्रॉपर्टी को फिजिकली हैंड ओवर करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, अगर फिजिकली हैंड ओवर नहीं की गई तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। एंड द सेकंड इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो कि इमूवेबल है और इंटेंजिबल है, तो जिनको हम मूव नहीं कर सकते, यानी ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, तो उनकी ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वेयर हाउस है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसकी चाबी दे देंगे, तो ये चाबी देना जो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी माना जाएगा। सो एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मुस्लिम लॉ के अंदर, कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप उसे एक्चुअली गिफ्ट दें, उसकी कब्जा दें, तब जाकर जो है कंप्लीट होगा। अब इसी के साथ जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट गिफ्ट होते हैं। एक तो हमारा हो गया जनरल, तो काइंड में आप लिखेंगे, एक तो हो जाएगा आपका जनरल गिफ्ट, सिंपल। 2 और होते हैं इसके अंदर जिनको आपको समझना है, एक होता है हिबा बिल इवज, हिबा बिल इवज, ये ध्यान रखना, इबा बिल इवज, इसको इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट विद एक्सचेंज, यानी किसी चीज के बदले में हम गिफ्ट दे रहे हैं। यानी ए पर्सन क्या कर रहा है, ए पर्सन दे रहा है किसी को गिफ्ट,
यानी उसने अपना मकान दे दिया और बी ने उसको अपनी गाड़ी दे दी, कार दे दी, सॉरी कार दे दी उसने। तो इसमें क्या होगा, ये हिबा बिल इवज होगा, यानी एक्सचेंज में होगा। एक होता है हिबा बशर्तुल इवज, यानी इसके अंदर शर्त होती है, हिबा बशर्तुल इवज, गिफ्ट विद स्टिपुलेशन। तो इसमें कहता है अ गिफ्ट मेड विद एक्सप्लिसिट कंडीशन फॉर द फ्यूचर रिटर्न बिकम्स इररिवोकेबल ओनली वंस द कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो उसमें कंडीशन ऐड कर देता है वो कुछ भी, कि इस कंडीशन के साथ मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, तो वो कंडीशन इसके साथ हो जाएगी। तो एक हो गया हिबा बिल इवज और हिबा बशर्तुल इवज। नेक्स्ट होता है कुछ पुण्य कमाने के लिए, यानी सवाब कमाने के लिए, यानी रिलीजियस होते हैं एक तरह से। एक होता है सदका, सदके का मतलब होता है रिलीजियस गिफ्ट, कि हम किसी को मदद कर देते हैं सिर्फ ऐसे ही। तो ये मैंडेटरी भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है, और ये होता है रिलीजन के अंदर मेरिट को गेन करने के लिए, यानी भगवान की नजरों में, अल्लाह की नजरों में जो है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लोगों की मदद करना, वो होता है एक तरह से सदका। दूसरा होता है एरियत, यानी किसी को टेम्परेरी लाइसेंस देना, राइट टू यूज द प्रॉपर्टी बेनिफिट, या फिर उससे होने वाले मुनाफे को, यानी किसी पर्सन को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे देना। मान लीजिए किसी को जरूरत है रहने की, तो हमने रेंट पे जो है उसे दे दिया और रेंट नहीं ले रहे हम उसे, तो उसको हम कहेंगे अरियत। तो ये जो है काइंड्स हैं एक तरह से हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर जो दिए गए हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ मुशा। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, जनरली अगर आप सोचोगे, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो डिविजिबल है, जिनका डिवीजन किया जा सकता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें यही कहा गया है, कह रहा है गिफ्ट ऑफ जॉइंट अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, जिसको मूशा कहते हैं, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। जैसे इज द प्रॉपर्टी फिजिकल कैपेबल ऑफ डिवीजन विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स यूनिटी, यानी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो उनका जो एक्चुअल यूज है वो खत्म हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो जॉइंट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर उनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो एग्जांपल जैसे बाथिंग गार्ड हो गया, शेयर्ड स्टेयर केस हो गया, तो इनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, वैलिड है, और डॉक्ट्रिन ऑफ मोशा इस पे अप्लाई नहीं होता। अब डॉक्ट्रिन ऑफ मोशा क्या कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिविजिबल है, यानी जिसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जैसे कोई प्लॉट ऑफ लैंड है या शेयर्ड हाउस है, यानी जिनका डिवीजन आसानी से किया जा सकता है, तो वो कहता है कि अगर इन प्रॉपर्टी को बिना डिवीजन के हम क्या करते हैं, किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसा ट्रांसफर जो है इररेगुलर, फासिद माना जाएगा। तो गिफ्ट नहीं कर सकते, गिफ्ट इज नॉट वॉइड बट इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट है। तो ये कंप्लीट कब होगा, जब पार्टीशन कर दिया जाएगा और वो वैलिड बन जाएगा। तो गिफ्ट ऑफ मोशा जो है एक सहूलियत, यानी एक इजी वे प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो आप उसके जॉइंट ओनर हैं, तो आप उसको प्रॉपर्टी अलग करके दीजिए, ताकि कल को उसके साथ कोई दिक्कत पैदा ना हो, ताकि आप डिवाइड करके दे दें कि आपका पोर्शन इतना, आपका पोर्शन इतना। जैसे घरों के अंदर ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, उसमें गिफ्ट कर दिया अपनी लड़की को कि आज से आप जो है यहां रहेंगे, तो गिफ्ट का डिवीजन करके दिया जाएगा, ये कहना चाहता है गिफ्ट ऑफ मोशा। एक और गिफ्ट होता है जिसको हम कहते हैं मरजुल मौत, द डेथ बेड गिफ्ट, यानी कोई पर्सन जो है डेथ के बेड पर है, यानी मरने वाला है, और वो उस टाइम गिफ्ट कर देता है। तो इसमें सिंपल ये कहता है कि कोई पर्सन जो है सीरियसली बीमार है, सीरियस इलनेस है उसको, यानी बहुत ज्यादा, तो इसमें कह रहा है कि वो सीरियस कंडीशन में होना चाहिए कोई भी पर्सन जो गिफ्ट कर रहा है उस टाइम पर, और सब्जेक्टिव एप्रीहेंशन होना चाहिए, यानी उसको लगता हो कि वो जो है मरने वाला है, यानी बिल्कुल क्लियर कट उसे ऐसी बीमारी है कि वो मरने वाला है। और एक्सटर्नल इंडिशिया होना चाहिए, इनएबिलिटी टू अटेंड द ऑर्डिनरी डेली एवोकेशन, यानी वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन करेगा। तो अगर कोई भी पर्सन यानी डोनर इस टाइम पर अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट देता है, तो इस सिचुएशन में उसको गिफ्ट ना मानकर बल्कि वसीयत माना जाएगा, और जो वसीयत के प्रोविजंस होते हैं वो उस पर एप्लीकेबल होंगे, यानी यहां पर 1/3 का जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा, और अगर 1/3 से प्लस किया गया है तो वहां पर कंसेंट लेनी होगी जो एयर्स हैं उनके। तो इसको कहते हैं डेथ बेड गिफ्ट इन मुस्लिम लॉ। इसी के साथ जो है मरजुल मौत में हमने बता दिया आपको कि 1/3 का रूल एप्लीकेबल होगा, ये सारा मैं आपको समझा चुका हूं कि मैक्सिमम डिस्पोजल लिमिट क्या है, 1/3 दी गई है, क्योंकि प्रोटेक्ट किया गया है इंटरेस्ट किसका, 2/3, जो एयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, 2/3 यहां पर। तो कह रहा है इज द डोनी लीगल एयर, अगर डोनी लीगल एयर है, अगर नहीं है तो नो एयर डोनी, तो द गिफ्ट इज वैलिड अप टू 1/3,
जो लिमिटेशन, यानी सेम जो हमने वसीयत के प्रोविजन पढ़े थे, अगर कोई भी पर्सन मरने के टाइम किसी को गिफ्ट करता है तो उसको वसीयत ट्रीट किया जाएगा, और वो सभी रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो एक वसीयत पे होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वक्फ। वक्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ट्रस्ट पता है तो आपका वक्फ समझना भी सिंपल है। इन सिंपल वर्ड्स पहले मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी रिलीजियस पर्पस के लिए या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है रोक दिया। मान लीजिए इसने जो है बी को ट्रांसफर कर दिया कि मेरी प्रॉपर्टी से जो है बेनिफिट होना चाहिए गरीब बच्चों का, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके खाने पीने के लिए। तो यहां पर इन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। उसी तरह से मुस्लिम लॉ के अंदर वक्फ का जो मीनिंग है वो होता है डिटेंशन या टाइंग अप, यानी बांध देना, किसी प्रॉपर्टी को बांध देना किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। तो यहां पर सेक्शन 3R जो है वक्फ एक्ट 1995 का जो सेक्शन 3R है वो कहता है द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ, रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल। यानी जब कोई पर्सन परमानेंटली अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर देता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट हो रहा है, जो उससे मुनाफा होगा या उसका जो फायदा है, वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सके। रिलीजियस कैसे? जैसे मस्जिद का निर्माण कराना, खानकाएं बनवाना, या बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है रिलीजियस टीचिंग के लिए उनको मदरसे बनवाना, स्कूल्स बनवाना। चैरिटेबल क्या होगा? गरीबों को खाना खिलवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना। ये सारे पर्पस के लिए अगर कोई करता है तो उसको हम कहेंगे वक्फ। तो इसका जो है लीगल इफेक्ट ये होता है कि एक बार प्रॉपर्टी जब कोई वक्फ कर देता है, यानी उसको रोक देता है, ट्रस्ट में डाल देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलीजन और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी चैरिटेबल पर्पस, तो अब वो क्या हो जाएगी? अब उसका राइट वहां से खत्म हो जाएगा, उसकी ओनरशिप जो है खत्म हो जाएगी। और प्रॉपर्टी एक बार वक्फ कर दी जाए तो नॉन ट्रांसफरेबल रहती है वो, यानी अब उसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि जो जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई है उस पर्पस को फुलफिल ना किया जाए। नॉन हेरिटेबल, यानी ऐसा नहीं है कि जिसको वो मिली है, जो उसका मुतवल्ली है, यानी जो मैनेजर होता है, जो इसको मैनेज करता है, उसे कहते हैं हम मुतवल्ली। मुतवल्ली यानी मैनेजर। तो अब उसको वो इनहेरिटेबल है, यानी उसके बेटे को नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और इनएलियनेबल है, यानी किसी को ट्रांसफर, यानी किसी को दी भी नहीं जा सकती है। तो इसका मीन्स होता है वक्फ। इससे कनेक्टेड लो है आपका वक्फ एक्ट 1995, जिसका सेक्शन 3R डिफाइन करता है वक्फ के मीनिंग को। इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं कि जो वक्फ है हमारा, उसके अंदर तीन लोग एक तरह से होते हैं। एक तो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, यानी जिस प्रॉपर्टी को डिटेन कर दिया गया है। एक पार्टी होती है जिसको मुतवल्ली कहते हैं, और मुतवल्ली की जो डेफिनेशन है आपके सेक्शन 3I में दी गई है वक्फ एक्ट 1995 के। मुतवल्ली कौन है? मुतवल्ली सिंपल एक मैनेजर है, सुपरिटेंडेंट है, जो उसका ओनर नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है। इसकी ड्यूटीज होती हैं, सिंपल ड्यूटी है कि सुपरवाइज करेगा, मेंटेन करेगा प्रॉपर्टी को एंड अकाउंट्स को। इसके साथ साथ फॉलो करेगा वाकिफ की डायरेक्शन, यानी वाकिफ वो पर्सन होता है जिसने इस प्रॉपर्टी को वक्फ में दिया है, वाकिफ हो गया। और मुतवल्ली जो इसका मैनेजर है, तो दे कैन नॉट सेल इट, वे सेल नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, यानी कोर्ट की परमिशन लेकर ही इसको सेल किया जा सकता है। दूसरे होते हैं बेनिफिशियरी, यानी जिनके बेनिफिट के लिए बनाई गई है, जो एंटाइटल है बेनिफिट लेने के लिए। तो इसके अंदर तीन पार्टी हो गई, एक हो गया वाकिफ जिसने प्रॉपर्टी को दिया है, एंड दी मुतवल्ली जिसको उसको मैनेज करना है, और तीसरे बेनिफिशियरी जिनको बेनिफिट मिलना है। अब इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, एक तो होता है पब्लिक वक्फ। पब्लिक वक्फ में क्या होता है? जैसे पब्लिक यूटिलिटी, रिलीजियस, चैरिटेबल पर्पस। एग्जांपल के मस्जिद बनाने के लिए दे देना, ग्रेवयार्ड्स यानी कब्रिस्तान जहां पर मुर्दों को दफन करते हैं, डेड बॉडीज को, ऑर्फनेज, ब्रिज या पब्लिक स्कूल, ये सभी क्या हो जाएंगे? पब्लिक वक्फ होते हैं। इमीडिएट होते हैं, एब्सोल्यूट पब्लिक बेनिफिट होता है। एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको कहते हैं वक्फ अलल औलाद, यानी प्राइवेट या फैमिली वक्फ इनको कहते हैं, जो सेक्शन 3R के 4 में डिफाइन किया गया है। इसको वैलिडिटी मिली थी द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 और 1930। इन दोनों कानूनों के बाद जो है 1995 का हमारा कानून 1995 का कानून आ चुका है, जो इनको एंटायरली गवर्न करने की काम करता है। तो क्रिएटेड होते हैं ये फॉर द सपोर्ट एंड सेटलर फैमिली, यानी जिसने उस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है वो अपनी फैमिली के लिए भी वक्फ कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी से होने वाले बेनिफिट मेरे बच्चों को मिले। तो इसको कहते हैं वक्फ अलल औलाद। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? इसका सिंपल कॉन्सेप्ट यह है कि अल्टीमेट बेनिफिट
एक तो बच्चों को मिल ही रहा है, लेकिन उस वक्फ का भी अल्टीमेट बेनिफिट यह है कि अगर बच्चे मर गए या फिर कोई नहीं रहा तो उसको जो है फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए जो है बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, जैसे कि आपका वसीयत पढ़ा हमने, हिबा पढ़ा और वक्फ पढ़ा। इनमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है डाउट्स में डाल देना, हम आपके डाउट्स को देख लेंगे, और बाकी जो आपके एनवायरमेंटल लॉ के डाउट्स हैं उन सभी को भी लाइव क्लास में देख लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।